नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को जब अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की और कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज आएगा, तो एक बार ये ऐसा लगा कि 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी जो है वो अर्थव्यवस्था में डाली जानी है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि आपका बजट 30 लाख करोड़ रुपए का था, अब 20 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त होंगे, यानी कि अब कुल मिलाकर के ये 50 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। है ना बहुत ही हैरानी की बात। अब देखिए, दिक्कत यह है कि अभी पता ही नहीं है कि कितना ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है। और आपको ये भी समझना चाहिए कि जो पहली फरवरी को जो बजट पेश हुआ था, वो बजट का हिसाब किताब तो पूरी तरह बिगड़ चुका है। कितनी कमाई होगी हमें नहीं पता है, खर्चा कितना होगा वो बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। तो अब इन सब के बीच में ये बात ज़रूरी हो गया है, ये बात समझना भी ज़रूरी हो गया है कि सरकार पैसे का इंतजाम कहाँ से करेगी और क्या सरकार अब एक नए सिरे से अपने खर्चों का हिसाब किताब रखेगी। तो हम अभी के तक के जो संकेत मिले उससे ये कह सकते हैं कि जुलाई, अगस्त या सितंबर में जब संसद का मॉनसून सत्र होगा तो शायद ऐसा हो सकता है। अब आइए वापस 20 लाख करोड़ रुपए के बात के ऊपर। दरअसल ये जो 20 लाख करोड़ रुपया है ये एक बारगी में नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि फरवरी मार्च से जो शुरू हुआ था अलग अलग अभियान, चाहे वो रिजर्व बैंक की ओर से हो, चाहे भारत सरकार की ओर से हो, उन सब का वो मिला जुला है। और अब जाकर के जो 54 उपाय जिनका ऐलान किया गया है, उन सबको मिला जुला करके ये 20 लाख करोड़ रुपए के ऊपर की बात है। आप अगर शुद्ध संख्या देखें तो वो लगभग 20.97 लाख करोड़ रुपए यानी कि करीब 21 लाख करोड़ रुपए बनता है। आपको ये भी समझना चाहिए कि ये 20 लाख करोड़ रुपए का मतलब क्या है। ये 20 लाख करोड़ रुपए को आप यूं समझ सकते हैं कि हम 1 रुपया डालेंगे, उसका 4 रुपये या 5 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। अर्थशास्त्र की भाषा में हम इसे मल्टीप्लायर या हम इसे ये कहते हैं कि आप इसको कितना लेवरेज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की व्यवस्था आने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है वो 5 खेप जो थी उपायों की, उसमें से उन 5 खेप में 54 उपायों का ऐलान किया गया। ये 54 उपाय में 24 ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप से नगद से जुड़े हुए हैं। या तो इनके लिए भारत सरकार पैसा देगी, या फिर रिजर्व बैंक की तरफ से पैसा आएगा, या बैंकों की तरफ से पैसा आएगा। और 30 ऐसे हैं जो नीतिगत सुधार हैं, जो अलग अलग क्षेत्र की नीतियां हैं उनमें सुधार की बात है। आपको ये समझना चाहिए कि नीतियों में जो सुधार की बात की जा रही है, इसका रातों रात फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसका एक समय लगेगा, चाहे वो आप मीडियम टर्म कह लीजिए 2 से 5 साल का, या फिर लॉन्ग टर्म कह लीजिए जो 5 साल से ज़्यादा का हो सकता है। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि जो 54 उपायों की बात की गई है, हम उनको 5 खेप में अलग अलग बांट करके समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम पहली खेप लेते हैं। पहली खेप में जो हम जिन चीज़ों पर चर्चा करेंगे वो है आपका MSME, फिर है आपका EPFO और फिर है TDS और TCS। अब आप MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए क्योंकि अगर आप GDP को देखेंगे तो उसमें आप समझ लीजिए कि लगभग 30% की हिस्सेदारी है। जो हमारा निर्यात होता है उसमें लगभग 45% की हिस्सेदारी है। 11-12 करोड़ लोगों को वो रोजगार देता है। तो जब आप अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की बात करते हैं तो आपको MSME पर विशेष ध्यान देना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के मद्देनज़र सरकार ने क्या कहा कि हम आपके लिए 3 लाख करोड़ रुपए के फंड की बात, हम 3 लाख करोड़ रुपए के फंड का इंतजाम करेंगे। ये आप समझ लीजिए एक तरीके की उधारी है। उधारी कैसे मिलेगी? अगर आपका बैंक में बकाया 25 करोड़ रुपए तक है, अगर आपका कारोबार 100 करोड़ रुपए तक का है, आप इस योजना के भागीदार हो सकते हैं, इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। आपको क्या होगा? आपको 5 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिल सकता है 4 साल के लिए। पहले साल आपको 1 पैसा भी मूल नहीं चुकाना है, ब्याज आपको देते रहना पड़ेगा। और इसमें जो ब्याज की बात होगी वो भी उस पर भी एक सीमा तय की जाएगी। वो कितनी सीमा होगी ये अभी उस पर फैसला नहीं हुआ। उसके जब अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होगा तो इस बात का ऐलान हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि लगभग 45 लाख जो हमारे बिजनेसेस हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो बाकी इसमें एक और शर्त बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप नियमित तौर पर अपने पुराने कर्ज का भुगतान कर रहे हो तभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका खाता NPA हो चुका है या स्ट्रेस हो चुका है तो आपको इसका
फायदा नहीं मिलेगा। दो और जो उपाय हैं जिनका जिक्र इस खास पहले खेप में जो किया गया वो एक ईपीएफओ का है। ईपीएफओ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दो चीज़ें इसमें हैं। पहला तो ये है कि एक ऐसा औद्योगिक इकाई जिसमें 100 कर्मचारी काम करते हैं, उसमें से 90% ऐसे हैं जिनकी मासिक तनख्वाह जो है 15,000 रुपये से कम है। उनके लिए 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई में 24% का योगदान जो था, यानी कि जो एम्प्लॉयर 12% देता और एम्प्लॉय जो 12% जमा कराता है, कुल जो 24% था वो सरकार दे रही थी। तो ये था मार्च, अप्रैल और मई के लिए। अब ये 3 महीने के लिए और मिलेगा, यानी कि आपको जून, जुलाई और अगस्त में भी इन इकाइयों में जो काम करते हैं 15,000 से नीचे जिनकी तनख्वाह है उनको इसका फायदा मिलेगा। और बाकी जो बचे उनके लिए क्या किया गया है कि जो आप 12% देते हैं इसकी जगह पे 10% होगा, यानी कि आपको 2% अतिरिक्त आपको कमाई होगी। और जो आपके नियोक्ता हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, उनको भी 2% कम देना पड़ेगा। तो ये एक फ़ायदा है। तीसरी जो एक महत्वपूर्ण बात थी कि टीडीएस और टीसीएस। टीडीएस और टीसीएस को आपको समझना चाहिए। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि आप किसी को जब कोई भुगतान करते हैं तो आप किसी को पेमेंट करते हैं तो उसमें से 10% या 1% काट लेते हैं, वो आप सरकार के पास जमा कराते हैं और बाकी रकम आप उनको दे देते हैं। उसी तरीके से टीसीएस क्या होता है कि जब आप जैसे मान लीजिए सोना खरीदने जा रहे हैं, सोना खरीदने जाने के वक्त आपसे जो आपको 100 रुपये का जो पेमेंट करना है वो 100 की जगह पे आपसे 105 रुपये का पेमेंट लिया जाएगा। ये 5 रुपया जो है वो टीसीएस है। ये इसलिए किया जाता है ताकि नगद में लेन देन के ऊपर नज़र रखी जा सके और जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनको पकड़ा जा सके। तो इसमें क्या किया गया, इसमें 25% की कटौती की गई, यानी कि जहाँ पे टीडीएस मान लीजिए 10% था तो आपको 7.5% ही टीडीएस देना होगा। पहले यदि 1,000 रुपये टीडीएस कटता था तो अब 750 रुपये ही टीडीएस कटेगा, यानी कि 250 रुपये का अतिरिक्त फायदा आपको होगा, नकदी आपके पास आएगी। तो ये 3 प्रमुख उपाय हैं जो कि पहली खेप में किए गए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको हम मदद करें, उनकी हम सहायता करें और जहां पर जो लोग के हाथ में कुछ पैसा अतिरिक्त आए जिससे वो खर्च करें। मत भूलिए कि अर्थव्यवस्था में जब तक सामान कोई नहीं खरीदता है तब तक कोई सामान बनाएगा नहीं, और जब सामान नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था में उत्पादन का चक्र नहीं चलेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।